Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is second year chemistry chapter 13 SNP block elements. This is second part of the first lecture और इसमें हम ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove 1 mole of the most loosely held electrons from 1 mole of an isolated gaseous atoms to produce 1 mole of unipositive gaseous ion. तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है कि हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है, ये हमारे पास 1 मोल गैशियस एटम्स हैं जिनमें से हमने 1 मोल लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है और 1 मोल ही यूनी पॉजिटिव गैशियस आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस की हैं. तो इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी हमारे पास क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके यूनिट्स जो हैं वो किलो जॉल्स पर मोल होते हैं. हम इसको किलो जॉल्स पर मोल में करते हैं क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है. नाउ हम देख लेते हैं कि इसकी जो फैक्टर्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. एक तो एटम के साइज़ पे डिपेंड करेगी. ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एटम का साइज़ जो है वो छोटा होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होगी, और जितना एटम का साइज़ लार्जर होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होगी और वो इजीली रिमूव हो सकता है. तो हमें कम एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. तो एटम का साइज़ जो है वो मैटर करता है, न्यूक्लियर चार्ज मैटर करता है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये भी काउंट करता है. अब देखें एटम का साइज़ छोटा है ना, तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम होगा. ठीक है, कम शील्डिंग इफेक्ट होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर होगी. और यहाँ पर ये देखें शील्डिंग, जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा उसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दरमियान में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव किया जा सकता है. देन हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल, जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलती है. ठीक है, मींस कि एस में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, पी में से हो रहे हैं, या लोअर एनर्जी में से, हाई एनर्जी में से, किस में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं. ठीक है, तो उस पे भी डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी. तो ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए. अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, देखने में हमें पता चल रहा है कि सोडियम से आर्गॉन की तरफ मूव करते हुए जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, या सोडियम से क्लोरीन तक जो है वो हमारे पास एटम का साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है. तो क्या ट्रेंड होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी. तो हम इसको लिखेंगे, सॉरी इंक्रीज़ करेगी क्योंकि साइज़ छोटा हो रहा है. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस. ठीक है, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. एक तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, ठीक है, और दूसरा ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है सोडियम से क्लोरीन की तरफ, और एटम का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, तो बेसिक ये 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं. अब स्टूडेंट्स अगर आपकी बेस बन जाती है, स्टार्टिंग जो है पीरियड 3 ग्रुप 1 पढ़ते हुए आपकी बेस जो है वो सेट हो जाती है, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तो आपके लिए ये इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो आपने यहीं से जो है वो बेस बहुत अच्छी बनानी है, अपने कॉन्सेप्ट्स की बेस आपने क्लियर करनी है. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखें इसका चार्ट बना हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का. ठीक है, पीरियड 3 एलिमेंट्स के लिए ये एटॉमिक नंबर यानी 11, 12, 13 के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज किया गया है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन आपको एक एनॉमलीज नज़र आ रही होंगी कि एक बिल्कुल पीरियोडिक इंक्रीज़ नज़र नहीं आ रहा, कि आपको ऐसा होता कि यूं करके एक लाइन नज़र आ रही होती है और पीरियोडिक इंक्रीज़ होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 जगह पे जो है वो एनॉमली नज़र आ रही है. एक के हमारे पास सोडियम के बाद जब एल्यूमिनियम आ रहा है तो मैग्नीशियम की जो है वो एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी.
ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा है। अगेन सिलिकॉन से जब हम सल्फ़र की तरफ मूव कर रहे हैं तो फॉस्फोरस की भी यहाँ पर होनी चाहिए थी, सल्फ़र से कम होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी। और लास्ट में हम आर्गॉन को देखते हैं तो क्लोरीन का साइज़ छोटा है और आर्गॉन का साइज़ ग्रेटर है, तो आर्गॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कैसे ज़्यादा हो गई। तो आप यहाँ पर नोट करें कि यू हैव 3 पॉइंट्स या 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको एनॉमलीज नज़र आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है, अभी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है कि इनऑर्गेनिक में मोस्टली जो है वो आपको जब ट्रेंड्स वगैरह बताए जाएंगे तो उनमें आपको बहुत सी एनॉमलीज भी मिलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे जो है वो ट्रेंड को मोस्टली चीज़ें फॉलो नहीं करी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो ट्रेंड जो है वो कुछ एलिमेंट्स फॉलो नहीं करते। ठीक है, बहुत सी रीजंस आपको बताई भी जाएंगी क्योंकि जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनकी रीजंस पता चल चुकी हैं, वो आपको डिस्कस भी किया जाएगा। और कुछ की अभी तक जो है वो रीज़न मालूम नहीं है कि क्यों एनॉमलस ट्रेंड जो है वो शो कर रहे हैं एलिमेंट्स, तो उनका जो है हम यही बताएंगे कि इसका जो है वो रीज़न अभी तक मालूम नहीं हो सका। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में भी आपकी बुक में भी जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि ये शो कर रही हैं कि एक्सपेरिमेंट करके भी फाइंड आउट किया गया है कि ये देखें सोडियम के बाद एल्युमिनियम की जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और एल्युमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम की हो गई है। ठीक है, और ये देखें सल्फ़र से ज़्यादा फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी हो गई है और आर्गॉन की देखें क्लोरीन से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं जिनको अभी हम देखते हैं कि क्या रीज़न है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल, वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ मैग्नीशियम एंड फास्फोरस आर हायर देन दोज ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फर, इन दोनों से ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो आपसे दोनों क्वेश्चंस अलग भी पूछे जा सकते हैं कि भाई अलग से बताएं कि मैग्नीशियम की क्यों हायर है आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से, और दूसरा क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि फॉस्फोरस की सल्फर से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है। तो दोनों को जो है अटैम्प्ट कैसे करना है वो आप देख लें, उनकी रीजंस क्या हैं। देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मस्ट लिखनी है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही पता चलेगा। अब यहाँ पर देखें, इन केस ऑफ मैग्नीशियम इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट to remove an electron from the completely filled and low energy 3s orbital। और यहाँ पर अगर हम इसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर करेंगे तो देखें आप कि इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि 3s जो है वो हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल नहीं है, बल्कि 3p1 से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना है। यहाँ पर 3s2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में 3p1 से। ठीक है, तो अब 3p जो है वो हमारे पास क्या हो गया, हाई एनर्जी ऑर्बिटल हो गया और ये पार्शली फिल्ड भी है। तो एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपने कि जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और सबसे लो जो हमारे पास स्टेबल होते हैं वो जो है कम्प्लीटली फील्ड से जो है लो हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और सबसे लो जो है वो लेस स्टेबल जो है वो पार्शली फील्ड होते हैं। ठीक है, अब पार्शली फील्ड का क्या मतलब होगा, यानी अगर p ऑर्बिटल है तो कम्प्लीटली फील्ड होगा तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हाफ फील्ड होगा ठीक है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उसके अलावा अगर p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो या 5 हो, तो इसका मतलब है ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास पार्शली फील्ड के लिए। ये कम्प्लीटली फील्ड 6 इलेक्ट्रॉन शो करेगा, हाफ फील्ड 3 इलेक्ट्रॉन शो करेगा, और बाकी अगर कोई भी नंबर होगा तो हमारे पास पार्शली फील्ड शो करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इन केस ऑफ एल्यूमिनियम इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पार्शली फील्ड हाई एनर्जी 3p ऑर्बिटल। ठीक है, 3p जो है वो 3s से हाई एनर्जी भी है, तो हाई एनर्जी में जो होगा उससे ईजीली इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होगा। और दूसरा जो है वो उसकी स्टेबिलिटी भी देखें डिफरेंट है, कम्प्लीटली फील्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, पार्शली फील्ड लेस स्टेबल होता है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को आपने किस तरीके से करना है, फॉस्फोरस और सल्फ़र वाला। इन केस ऑफ फॉस्फोरस उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। अब हमें यहाँ पर
फॉस्फोरस में नज़र आ रहा है कि P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है ये हाफ फिल्ड शो हो रहा है, ठीक है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाफ फिल्ड मोर स्टेबल 3p ऑर्बिटल, ठीक है, और हमने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। वाइल इन केस ऑफ सल्फ़र, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक है। इट इज़, अब देखें P में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो कम्प्लीटली फील्ड में भी नहीं आएगा, हाफ फील्ड में भी नहीं आएगा, बल्कि पार्शली फील्ड में आएगा, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पार्शली फील्ड लेस स्टेबल 3p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्रॉपरली आपने अटेम्प्ट करना है। और तीसरा क्वेश्चन जो आयनाइजेशन एनर्जी में से बन सकता है वो है हमारे पास, वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑर्गन इज़ हायर इन पीरियड 3 ऑल्दो इट्स एटॉमिक साइज इज़ लार्जर। यानी एटम का साइज़ बहुत बड़ा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने चाहिए थे, लेकिन डिफ़िकल्ट है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, और जो है वो इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है हमारे पास, हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑर्गन इज़ ड्यू टू इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख ली। अब यहाँ पर वैलेंस जो है वो p ऑर्बिटल शो हो रहा है, और p जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, ऑल्दो कि इसका साइज़ भी लार्जर है। अब 2-3 पॉइंट्स हैं मींस के आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, मींस कि अगर हमने एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फिर हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उस कैटाइन में से, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज x कुछ भी है, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये एटम था और उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो x1 में कन्वर्ट हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो वो x2 में कन्वर्ट हो गया, और 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो वो x3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, ठीक है, तो वो लेस होगी, और फिर अब उसके बाद हमने कैटाइन में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो बहुत और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैटाइन का साइज़ जो है वो और स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, साइज़ और एटम का श्रिंक कर जाएगा, और उसके बाद उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ का ऑर्डर है, और इसकी रीज़न क्या है, द रिपल्शन अमॉन्ग द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, यानी जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होते हैं और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं उनके दरम्यान में रिपल्शंस कम हो जाती हैं, और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज़ कर जाती है। इसकी वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ और ज़्यादा ग्रेटर होती जाती हैं, ठीक है। और लास्ट में के मेटल्स, हमारे पास ये जो हम थर्ड पीरियड की बात करें, इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये मेटल्स हैं, और लास्ट में हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स की जो है वो वैल्यूज़ स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि इनका साइज़, एटॉमिक साइज़ लार्जर होता है, और वैसे भी मेटल्स जो हैं हमें पता है कि ये इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की, ठीक है, यानी ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ये पूछें कि मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से हम उनको मेटल कहते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसको मेटल क्यों कहते हैं, कि तो उसकी सबसे पहले जर्नल जो प्रॉपर्टी कहा जाता है वो ये कि वो एनी एलिमेंट जो कि ईजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो उसको हम मेटल्स कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन मेटल्स जो हैं उनमें हाई वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि उनके एटॉमिक साइजेस स्मॉल हो जाते हैं और उनकी टेंडेंसी लॉस करने की होती ही नहीं है। उनकी एनर्जी नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन करनी की होती है, और अगर उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब है हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी दैट इज़ ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिया है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।